हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू x डिग्री, देन फाइंड एंगल सी। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे मान लेते हैं ये ए एंगल है, ये बी है और ये सी है। तो एक ट्राइंगल ए बी सी बना लिया हमने, जहां पे एंगल ए और एंगल बी दोनों कैसे हैं, इक्वल है, सेम है। और ये कितने हैं, एक्स है। तो ए बी एक्स है और बी भी एक्स है, दोनों इक्वल है। तो ये ए हो गया एक्स और ये बी हो गया एक्स। तो आपको बोल रहा है फाइंड करना है आपको एंगल सी को। अभी एंगल सी कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लास में एक चीज पढ़ के आए हैं कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल को प्लस करने पे कितना आता है। तीनों एंगल को अगर प्लस करते हैं तो 180 डिग्री होता है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ के आए, राइट। तो हम लिखेंगे वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं कि, वी नो दैट क्या जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि हम जानते हैं कि अगर हम सम करते हैं, प्लस करते हैं एक ट्राइंगल के एंगल्स को, तो वो होता है कितना, 180 डिग्री होता है। यानी कि हम लिखेंगे तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। अब एंगल ए कितना है, एक्स है। एंगल बी कितना है, एक्स है। तो लिखेंगे एंगल ए के नीचे एक्स, उसके बाद है प्लस, फिर एंगल बी यानी कि है ये एक्स, फिर है प्लस, और ये एंगल सी हमको पता नहीं है। तो ये जो सिंबल है वो एंगल का होता है, ये आपको पता होगा, राइट। इज इक्वल के नीचे इज इक्वल एंड 180 डिग्री के नीचे 180 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स और एक्स ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको प्लस कर सकते हैं। आपके पास एक एक्स पहले से था, एक एक्स और आ गया, तो 1x 1x 2x, तो ये हो जाएगा 2x। उसके बाद है प्लस, तो प्लस, फिर एंगल C इज इक्वल टू, उसके बाद है 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमको फाइंड करना है एंगल C। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी हमको फाइंड करना होता है वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ में जो भी है इसको इक्वल के दूसरे साइड में भगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। क्यों, देखिए यहाँ पे जो 2x है ये एंगल C के साथ प्लस में है, तो प्लस वाला जब उधर जाता है इक्वल के तो माइनस होता है, राइट। माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू, इक्वल के उधर पहले से जो था उसको पहले लिखते हैं 180 डिग्री, और यहां से 2x उधर गया है तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -2x। और ये एक्चुअली x क्या था, डिग्री था, तो लगा देंगे यहाँ पे डिग्री। ओके, तो 2x डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, ये एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्री -2x डिग्री, और यही होगा आपका फाइनल आंसर। क्यों फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए यहां पे ये वेरिएबल और कांस्टेंट है, और वेरिएबल और कांस्टेंट को आप एक कांस्टेंट से माइनस नहीं कर सकते। ये भी हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ाए थे, इसलिए इसको हम आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 180 डिग्री में से 180 एक नंबर है, तो 180 में से 2x कैसे माइनस कर सकते हो, राइट। और 2 अकेला तो है नहीं कि सिर्फ 2 माइनस कर दो। यहाँ पे ये वेरिएबल वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल वाली टर्म को आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री -2x डिग्री, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है राइट यानी कि यहाँ पे आपको राइट करना है, लिखना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि नीचे कुछ दिए हुए क्वेश्चंस, उनके लिए एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो यानी कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके लिए आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास m प्लस m प्लस m प्लस m दिया हुआ है। तो यानी कि आपके पास ऑलरेडी 1m था, आपके पास और एक m आया, फिर और एक m आया, और फिर और एक m आया, तो टोटल कितने m हो जाएंगे आपके पास, 4m। तो हम लिखेंगे 4m। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में जब भी कुछ नहीं होता है तो वहां पे उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है,
यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय m ये होता है, राइट। तो देखिए आपको यही तो बोला था कि आपको प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय m ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही देखिए यहाँ पे t प्लस t यानी कि टोटल कितने t हो जाएंगे आपके पास 3t, तो 3t। अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय t ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बहुत इजी है स्टूडेंट्स। अब देखिए d प्लस d, टोटल कितने d हो गए 2d हो गए, तो अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय d ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग पेयर्स एज लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है आपको क्लासिफाई करना है, बताना है, बांटना है। फॉलोइंग पेयर्स, नीचे पेयर्स में आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये जो है ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, आपको क्लासिफाई करना है यानी कि बताना है। तो स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स क्या होती है, ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ाए थे। लाइक टर्म्स वो होती है जब किसी भी टर्म में सेम वेरिएबल या फिर वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स अगर सेम होते हैं तो उस केस में वो होती है लाइक टर्म्स, और अगर सेम वेरिएबल्स नहीं होते हैं तो उस केस में वो होता है अनलाइक टर्म्स, राइट। इतना क्लियर है। फिर से रिपीट करता हूं, लाइक टर्म्स तब बोलते हैं जब वेरिएबल्स सेम होते हैं, और जब वेरिएबल्स सेम नहीं होते तब हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। तो चलिए इसका देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जहां बोला गया है 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम है वेरिएबल्स, नंबर्स को नहीं देखते हैं। तो वेरिएबल्स क्योंकि ये सेम है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल्स सेम है, इसलिए ये हो जाएगा लाइक टर्म्स, क्योंकि एक जैसे वेरिएबल्स हैं इसलिए लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स में लाइक का मतलब होता ही है कि एक जैसे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए बी और माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स सेम नहीं है, यहाँ पे ए बी था और यहाँ पे सिर्फ बी है, माइनस बी यानी माइनस तो खैर नंबर है यानी कि -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी है, तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स सेम नहीं है इसलिए हम इसको बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। तो लिखेंगे अनलाइक टर्म्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे वाला देखते हैं। इसमें बोला गया है 8x स्क्वायर वाई और दूसरा है 8x वाई स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों भी अलग अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे x स्क्वायर था, x पे 2 की पावर थी, यहाँ पे x पे 2 की पावर नहीं है। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y पर 2 की पावर है, यानी कि ये सेम टर्म्स नहीं है, सेम वेरिएबल्स नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। तो लिखेंगे अनलाइक टर्म्स, राइट, लिखेंगे अनलाइक टर्म्स। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स आपको क्लासिफाई करना है, बताना है कि जो नीचे दिए हुए हैं एक्सप्रेशंस वो मोनोमियल्स है या बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था स्टूडेंट्स, जब भी एक टर्म होती है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, जहां पे 2 टर्म होती है उसको बाइनोमियल बोलते हैं, जहां पे 3 टर्म होती है उनको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुल कितने टर्म्स है, तो 1, 2 एंड 3। अब हमको कैसे पता, तो हमने आपको ये भी बताया था कि प्लस और माइनस जो है वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो टोटल यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो जब 3 टर्म्स होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राइनोमियल। तो देखिए अब यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है तो ये एक ही टर्म है। अब यहाँ पे कोई प्लस माइनस तो है नहीं, तो सेपरेट तो हुए नहीं टर्म्स, तो एक ही टर्म्स है, तो एक ही टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोनोमियल। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, ए स्क्वायर, ए बी और सी, प्लस माइनस सेपरेट कर रही है, तो 3 टर्म्स है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो लिखेंगे ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4q स्क्वायर p प्लस r। तो ये हो जाएगा एक टर्म, ये हो जाएगा एक टर्म, ये हो जाएगा एक टर्म, यानी कि 3 टर्म है, तो इसको भी हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, लिखेंगे ट्राइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए उसके बाद 4x माइनस 3y, तो माइनस सेपरेट करिए 2 टर्म्स को,
ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो दो टर्म्स है, दो टर्म्स को हम बोलते हैं बाइनोमियल, तो लिखेंगे बाइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन ईच। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आपको राइट डाउन करना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी नंबर है इस टर्म में वो आपको सिंपली लिखना होता है। ओके, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी कि जो भी नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 2xyz में नंबर क्या है, 2 है, तो आंसर में आ जाएगा 2। ओके, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। यहां पे देखिए क्या है -3x²y, तो नंबर क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स -3, तो -3 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया है 5x²y², तो नंबर क्या है 5, तो 5 हो जाएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला गया है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको राइट करना है, लिखना है, क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है। नीचे ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके लिए आपको x² का कोएफिशिएंट लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है -3ax², तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है, यही निकालना है। अब स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ x² कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि x² को छोड़ करके जो भी बचा है वो उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। तो यहां पे x² का कोएफिशिएंट निकालना है, तो x² को छोड़ करके यहां पे मल्टीप्लाई में क्या है देखिए, यहां पे है -3a, तो आंसर हो जाएगा -3a। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बस आपको यही याद रखना है कि कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि x² के लिए जब हमको कोएफिशिएंट निकालना है तो x² के साथ में जो मल्टीप्लाई में है उसके साथ में जो भी है वो हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया है 5x² y² z², तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू, तो अब देखिए x² को छोड़ करके उसके साथ में मल्टीप्लाई में जो है वो सब हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट, यानी कि x² सोचिए यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 5y² z², यही होगा 5x² नहीं चाहिए, बच गया y², तो लिखेंगे y² और z², तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए यहां पे है -4x², तो आंसर में लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू, अब देखिए x² के साथ में उसको छोड़ करके कौन है, वो है -4, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे x² के साथ में कौन है -4, तो आंसर में आ जाएगा -4, यानी कि -4x² में x² का कोएफिशिएंट होगा -4, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट डाउन द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि राइट डाउन करना है, यानी कि आपको लिखना है, टर्म्स लिखना है जो कि एक्सप्रेशन में दिए हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि टर्म क्या होती है, वो होती है एक्सप्रेशन में जो कि प्लस या माइनस सेपरेट करता है। देखिए एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस जो सिंबल होता है ये टर्म्स को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। उसके सामने साइन कौन सा है वो भी आपको देखना है। अगर उसके सामने साइन माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, तो -5x³ ये एक टर्म हो गई, फिर 3/7x² y² ये एक टर्म हो गई, एंड उसके बाद 2z² नहीं लिखेंगे, उसके सामने का साइन माइनस है तो वो भी लिखना पड़ेगा, तो -2z² ये एक टर्म हो गई। तो ये चारों जो है वो टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही।